नमस्कार। 190 साल, एक ट्रेडिंग कंपनी और एक बहुत बड़े देश का जन्म। जी हाँ, यही है आधुनिक भारत की कहानी। आज हम सब मिलकर इस लंबे सफर को एक बहुत ही सीधे और यादगार तरीके से समझने वाले हैं, ताकि इतिहास की जो बड़ी कहानी है ना, वो दिमाग में एकदम बैठ जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने आई थी, वो धीरे धीरे करके पूरे भारत की शासक बन बैठी। इस सवाल का जवाब हमारी कहानी के पहले दौर में ही छिपा है। इस पूरी कहानी को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रिटिश राज की नींव को जानेंगे, फिर 1857 के उस बड़े विद्रोह पर आएंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रवाद कैसे जागा, और आखिर में हम आज़ादी तक का सफ़र पूरा करेंगे। तो कहानी के पहले अध्याय में चलते हैं, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी। देखिए, इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही डिसाइसिव घटनाओं से हुई। 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल का दरवाजा खोल दिया, और फिर 1764 के बक्सर के युद्ध ने तो उनकी मिलिट्री ताकत पर मोहर ही लगा दी। कंपनी इतनी पावरफुल और अमीर हो गई थी कि 1773 आते आते ब्रिटिश संसद को भी लगने लगा कि भाई अब इस पर लगाम कसना जरूरी है। और बस यहीं से असली नींव पड़नी शुरू हुई। अब कंपनी सिर्फ युद्ध से ही नहीं बल्कि चालाक नीतियों से भी अपना राज फैला रही थी। इनमें सबसे खतरनाक थी डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। बात बहुत सीधी थी। अगर किसी राजा का अपना बेटा यानी कि पुरुष वारिस नहीं है तो उसका राज्य सीधा का सीधा कंपनी के हाथ में चला जाएगा। और ये सिर्फ कोई कागजी नीति नहीं थी, इसका जमीन पर असर बहुत गहरा था। सतारा, झांसी और नागपुर जैसी कई बड़ी बड़ी रियासतें इसी के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली गईं। जाहिर है, इससे भारतीय शासकों में भारी असंतोष और गुस्सा पैदा हुआ, जो आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान का कारण बना। चलिए अब दूसरे अध्याय की ओर बढ़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो समय था जब कंपनी का शासन खत्म हुआ और एक नए युग की शुरुआत हुई। 1857 इंडियन हिस्ट्री का एक ऐसा साल जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिलाकर रख दी थी। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा भूचाल था जिसने पावर के इक्वेशन को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। यहाँ पर इन घटनाओं का क्रम समझना बहुत जरूरी है। विद्रोह ने लंदन में बैठी सरकार को ये एहसास दिला दिया कि भाई एक ट्रेडिंग कंपनी अब भारत पर शासन नहीं कर सकती। नतीजा, कंपनी का राज खत्म हुआ और 1858 के एक्ट के साथ भारत की सत्ता सीधे महारानी विक्टोरिया यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। विद्रोह के बाद पूरे देश में एक नई पॉलिटिकल चेतना फैल रही थी। इसी माहौल में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये पहली बार था जब भारतीयों को अपनी बात रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल प्लेटफॉर्म मिला। अब हम कहानी के तीसरे और बेहद दिलचस्प अध्याय में हैं। ये वो दौर है जब राजनीतिक चेतना बढ़ी और राष्ट्रवादी आंदोलन के अंदर ही अलग अलग विचारधाराओं का जन्म हुआ। ये दौर पॉलिटिकली बहुत उथल-पुथल वाला था। 1905 में कर्जन ने फूट डालो और राज करो की अपनी नीति के तहत बंगाल का विभाजन कर दिया, जिससे स्वदेशी आंदोलन भड़क उठा। इसके ठीक बाद मुस्लिम लीग बनी और फिर 1907 में तो कांग्रेस खुद नरम दल और गरम दल में बट गई। सूरत में कांग्रेस के बंटने का जो मुख्य कारण था वो था विचारधारा का अंतर। एक तरफ थे नरम दल के नेता जो याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों में विश्वास करते थे, और उनका लक्ष्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर ही ज्यादा अधिकार पाना। वहीं तिलक जैसे गरम दल के नेता बहिष्कार और पैसिव रेजिस्टेंस के जरिए पूर्ण स्वराज चाहते थे। इसी दौर में 1909 के मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने एक ऐसी चीज पेश की जिसका इंडियन पॉलिटिक्स पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। ये थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी कि पृथक निर्वाचक मंडल। इसका मतलब ये था कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवारों को ही चुन सकते थे। ये एक ऐसा कदम था जिसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता के बीज बो दिए। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी अध्याय में। ये स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक चरण है, जिसकी पहचान है महात्मा गांधी का आगमन और उनके जन आंदोलन।
1915 में गांधी जी के भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने तरीकों को पहले लोकल लेवल पर आजमाया। चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह के जो सफल प्रयोग हुए, उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व और उनके अहिंसक तरीकों को पूरे देश में स्थापित कर दिया। और इसके बाद आए वो 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन जिन्होंने ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। पहले असहयोग आंदोलन, फिर नमक कानून तोड़ने वाला सविनय अवज्ञा आंदोलन और आखिर में 1942 का निर्णायक भारत छोड़ो आंदोलन। इन आंदोलनों ने पहली बार लाखों आम भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई से सीधे सीधे जोड़ा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी का ये नारा स्वतंत्रता संग्राम का सबसे शक्तिशाली आह्वान बन गया, करो या मरो। मतलब साफ था कि अब आज़ादी के लिए अंतिम और निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। आज़ादी के अंतिम कुछ साल बहुत तेजी से बदलती राजनीतिक योजनाओं से भरे थे। 1942 में क्रिप्स मिशन फेल हो गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन ने एक रास्ता बनाने की कोशिश की और अंत में 1947 में माउंटबेटन प्लान ने आज़ादी और विभाजन की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी, जिसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने कानूनी जामा पहनाया। तो हमने 190 साल का लंबा सफ़र तय कर लिया है। अब आते हैं निष्कर्ष पर और देखते हैं कि इस पूरी जानकारी को रिवीजन के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ रिवीजन के लिए कुछ बहुत काम के सुझाव हैं। देखिए, बड़ी बड़ी घटनाओं को उस समय के गवर्नर जनरल से जोड़कर याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है। किसान और आदिवासी विद्रोहों की, जैसे संथाल या मुंडा विद्रोह, इनकी एक अलग लिस्ट बनाना बहुत फायदेमंद होता है। और हाँ, ब्रह्म समाज या आर्य समाज जैसे सुधार आंदोलनों के संस्थापक कौन थे, ये तो अक्सर पूछा जाता है, तो इन्हें जरूर याद रखें। और हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बना जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, वो इतना डिटेल्ड था कि वो स्वतंत्र भारत के संविधान का मुख्य आधार बना। ये बात दिखाती है कि स्वतंत्रता एक झटके में नहीं मिली, बल्कि ये एक लंबी कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया का नतीजा थी। तो हम इस सफर को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के जो मूल्य थे, जो संघर्ष थे और जो सीख थी, वो आज के भारत की राजनीति, समाज और पहचान को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इस पर सोचना, इस इतिहास को सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि उसे सही मायनों में समझना है।